हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 8वीं नागरिक शास्त्र के विषय की पढ़ाई करेंगे, जिसमें नागरिक शास्त्र का पहला पाठ संसदीय शासन प्रणाली का परिचय दिया जाएगा। मैं आपका क्लास टीचर मौर्य सर। तो पाठ का नाम है संसदीय शासन प्रणाली का परिचय। तो बच्चों, इसके पहले भी जब 7वीं कक्षा में हम लोग इस पाठ के विषय में थोड़ा सा इस टॉपिक के विषय में पाठ 3 में जानकारी दी गई थी, जो संविधान की विशेषता के पाठ में थोड़ा सा उसमें संसदीय शासन प्रणाली के विषय में जानकारी दी गई थी। तो यहाँ हम वह चैप्टर के रूप में, पाठ के रूप में पढ़ना है। तो पहले हम बताना चाहते हैं कि इस पाठ के शुरू में पहले हमें यह जानना जरूरी है कि शासन व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली को भारत के संविधान में कैसे दर्शाया गया है। इस चीज़ को हमें इस पाठ में पढ़ना है। तो बच्चों, इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि प्रत्येक देश की शासन प्रणाली का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। विविध प्रकार की शासन प्रणाली का स्वरूप जानने से पहले हम शासन संस्थाओं के मुख्य अंगों की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस संस्था के लिए हमें इस संस्था में विधानमंडल कानून बनाने का कार्य करता है। कार्यकारी मंडल उन कानूनों के प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही करता है। न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। अर्थात संविधान के इन तीनों अंगों के कार्य, अर्थात कार्यकारी मंडल, न्यायपालिका और विधानमंडल का कार्य उनके अधिकार क्षेत्र और सीमाओं तथा तीनों अंगों के परस्पर संबंध निर्धारित किए जाते हैं। इस पर शासन संस्था का स्वरूप निश्चित होता है। इसके आधार पर शासन प्रणाली का मुख्य 2 प्रकार दिखाई देते हैं। एक है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो हमें संसदीय शासन प्रणाली के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। जैसा कि 7वीं में हम लोग पहले पाठ में थोड़ा सा हमें जानकारी मिली थी, उसमें था क्या तुम जानते हो। उसमें बताया गया था कि अमेरिका इंग्लैंड का शासन संविधान के अनुसार चलता है, लेकिन दोनों संविधानों में अंतर है। तो वही बात यहाँ भी हम ये कहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली मुख्यतः इंग्लैंड से विकसित हुई थी। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। अलिखित का मतलब वह लिखा नहीं गया है था। आज भी वहाँ शासन का अधिकांश कार्य रूढ़ संकेतों के आधार पर चलता है। बच्चों, बताना चाहते हैं कि भारत में यह जो संसदीय शासन प्रणाली है, हम इसमें हमारे भारत सरकार के शासन द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इंग्लैंड की जो संसदीय शासन प्रणाली है वह भारत की संसदीय शासन प्रणाली से व्यापक रूप से समानता मिलती रहती है, लेकिन संस्थात्मक उद्देश्य की दृष्टि से भारत की शासन प्रणाली अलग है। संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषता है, पहले हम वह उसको जानना चाहेंगे। वह एक एक करके हम बता रहे हैं। संसदीय शासन प्रणाली शासन चलाने की एक प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में विधानमंडल को संसद कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा
और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है, संसद की लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इस सदन के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है। जैसा कि अब बच्चों आप जानते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जनता हर सदस्यों को अपना मत देती है, अपना मतदान करती है और उस मतदान के द्वारा उनका चुनाव होता है। जैसा कि दूसरे पॉइंट में है कि चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, यानी वह जनता उन्हें चुनती है। तीसरा पॉइंट है, निर्धारित समावधि के पश्चात लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। ये भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव का 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 5 वर्ष के बाद ही यदि चुनाव होता है, अर्थात बीच में यदि यह कोई बहुमत के लिए या आपस में कुछ मतभेद नहीं हुआ तो यह चुनाव 5 साल तक मान्य होता है। इन चुनाव में सभी राजनीतिक दल सहभागी होते हैं, अर्थात ये जानते हैं चुनाव में कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है, सपा है, यानी जो भी चाहे वह राज्य स्तर पर हो या देश स्तर पर हो, जो भी बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी, सब उसमें सहभागी होते हैं। और इन चुनावों में जिस राजनीतिक दल को आधे से अधिक सीट मिलती है उस दल को बहुमत प्राप्त होता है और वहीं वह बहुमत वाला दल माना जाता है। अर्थात बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत देश में 552 सीट है। जैसे 552 सदस्य हैं तो 552 सदस्यों में यदि देखा जाए तो 276 सदस्य आधे हुए, तो 276 से अधिक जिस पार्टी का कैंडिडेट यानी उसके सदस्य 276 से अधिक होंगे, आधे से अधिक होंगे, वह पार्टी जो है बहुमत उनको मिलता है। बहुमत मतलब बहुमत मतलब बहुत, यानी आधे से अधिक मत प्राप्त होता है। यदि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक ही पार्टी में आधे से अधिक सदस्य नहीं आए, तब क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में चौथी पॉइंट है कि तब कुछ राजनीतिक दल मिल करके, जिनका आपस में मत मिलता है, तो ऐसे राजनीतिक दल मिल करके वह एक सरकार बनाते हैं जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे कि बच्चों तुम्हें मालूम है, यदि हम यह राज्य स्तर पर देखें तो महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये तीनों मिल करके अपनी सरकार बनाई है, यानी यहाँ गठबंधन सरकार है। भाजपा में कांग्रेस का सपोर्ट नहीं था, इसलिए तीनों पार्टी मिली और आपस में उनकी संख्या आधे से अधिक बढ़ गई। वैसे ही केंद्र स्तर पर भी होता है, जो संसद स्तर पर भी होता है। इसके बाद है, नेक्स्ट है, इस प्रकार जनता द्वारा जो प्रतिनिधि विधानमंडल के सदस्य चुने गए प्रतिनिधि जो विधानमंडल के सदस्य बन जाते हैं, उन्हें राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है और जिन्हें बहुमत प्राप्त होता है उसी दल की सरकार बनती है। जैसे इस समय देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक बहुमत है, इसलिए उनकी सरकार, उस दल की सरकार बनी हुई है। तो अगला है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। वह अपने कुछ सहयोगियों का मंत्री पदों के लिए चुनाव करता है। ये भी बच्चों जानते हैं कि जैसे भाजपा के जितने भी कैंडिडेट सदस्य थे, जितने सांसद चुने गए थे, उसमें से किसी एक सांसद को, जैसे नरेंद्र मोदी जी, वह भी चुनाव लड़े थे, मालूम ही है बनारस से चुनाव लड़े थे, तो वह चुने गए थे। तो उन जो इनके सांसद थे, इसमें से जो चुने गए सांसद हैं उन्हें ही हम प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, यानी उनको हम प्रधानमंत्री चुना जाता है। और इनके जो सहयोगी लोग हैं, यानी इन पे जो और लोग हैं, उन्हें हम मंत्री पद दे देते हैं। तो ये इस तरह से मंत्री पदों का चुनाव करते हैं। फिर अगला है, प्रधानमंत्री और उनके द्वारा चुना गया मंत्रिमंडल संसदीय शासन प्रणाली की निहित कार्यकारी मंडल है।
संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल का दोहरा दायित्व होता है। दोहरा दायित्व यानी दो दायित्व होता है। पहला है कार्यकारी मंडल के रूप में उसे कानून का कार्यान्वयन करना पड़ता है। दूसरा है वे विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं, अतः उन्हें विधानमंडल के प्रति दायित्व को भी निभाना पड़ता है। इस तरह से बच्चों प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है, मंत्री का जो चयन किया जाता है वह अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए पुनः विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इसका अर्थ यह होता है कि मंत्रिमंडल को विधानमंडल के अधीन रख करके ही शासन चलाना पड़ता है। इसलिए इस संसदीय शासन प्रणाली को हम उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। अभी जैसे आपने बताया ना, उनका एक विधानमंडल के प्रति एक उत्तरदायी होता है, तो इसलिए इसे उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। और इस सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। तो बच्चों इस तरह से हम यह संसदीय शासन प्रणाली के विषय में हमने आप लोगों को परिचय दिया। बाद में हम नेक्स्ट डे पुनः अगले लेसन में हम यह बताएंगे कि संसदीय शासन प्रणाली को हमने क्यों स्वीकार किया है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होता है। इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। आज का लेसन समाप्त होता है, अभी तो पाठ बाकी है। आज का यह लेसन समाप्त होता है। इसमें से हम पाठ को एक बार दो बार पढ़ेंगे, पहले ध्यान से इसे सुनेंगे, सुनने के बाद फिर अपने बुक को पढ़ो। पढ़ने के बाद हम इसमें से खुद का प्रश्न तैयार करेंगे। प्रश्न तैयार करने के बाद उस प्रश्नों का उत्तर खुद हम पुस्तक में लिखेंगे। और जो भी यदि कोई समस्या रहेगी, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आता है, तो उसे हम अगले लेसन जब हम लेंगे नागरिक शास्त्र का, तो उसमें आप पूछेंगे, हम उसको बता देंगे। साथ में कुछ प्रश्न हम PDF में बना करके हम आप लोगों को देंगे, वह उसका भी उत्तर आपको खुद स्वयं ढूंढ करके लिखना है।